नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा राजपथ। हमारे खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे खबरों की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और इस बैठक में बीजेपी ने आने वाले चुनावों पर चर्चा की है। बीजेपी को मजबूत करने पर बल दिया गया है और साथ ही विरोधियों के खिलाफ नई रणनीति बनाने का प्लान भी तैयार किया गया है। तो आज की ये बैठक संगठन को मजबूत करने पर चर्चा, 2023 के चुनाव और 2024 के चुनाव, तो हर चुनाव को लेकर मंथन किया गया। पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, और इसी बैठक को लेकर रविशंकर प्रसाद का बयान आया कि संगठन को मजबूत करने पर आज चर्चा हुई है। तो 2023 के चुनाव पर हमारा फोकस जो कुछ राज्य में होने हैं, इसके साथ साथ 2024 का लोकसभा चुनाव जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और दिल्ली में ये बड़ी बैठक, एक मेगा रोड शो भी हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक जो कि संगठन को मजबूत करने को लेकर जिस पर चर्चा हुई है। तो संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। 2023 चुनाव पर हमारा फोकस है। बीजेपी का कहना है सभी चुनावों को जीतना हमारा लक्ष्य है। तो इसी बैठक के बाद अब बयान भी आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा बीजेपी का एजेंडा क्या है। उन्होंने बताया कि 2023 में होने वाले चुनाव के साथ साथ 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटने जा रही है। इसके साथ साथ देखिए जो मुख्य बातें इस पूरी बैठक से जुड़ी हुई रही वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कमजोर बूथ को ठीक करना, यह भी एक बड़ी भूमिका कुछ नेताओं को सौंपी गई है। 72,000 बूथ मजबूत करने हैं। 1,30,000 बूथ तक बीजेपी पहुंची है और एक भी विधानसभा चुनाव नहीं हारना है, ये इस बैठक में खास रहा। और आखिरी छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है, ये भी इस बैठक में खास एजेंडा रहा है। बिल्कुल, 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये साफ कर दिया गया है रविशंकर प्रसाद की तरफ से। उन्होंने कहा कि विरासत पर हमें गर्व है, विकसित भारत के मंत्र पर हमें चलना है। जहां बीजेपी की सरकार वहां भी दोबारा कमल खिलाई। तो ये कुछ अहम बातें रही। 2023 बीजेपी का फोकस है और इसको लेकर लगातार जो दिग्गज नेता थे अमृता, वो आज पहुंचे और बड़ा हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये मैसेज है। और इसके साथ साथ आपको बता दें 350 सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे। 12 राज्य के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे। 2024 का भी चुनाव जिसको लेकर बीजेपी काफी ज्यादा फ्रंट फुट पे खेल रही है। इसके साथ साथ 2023 के चुनावों पर भी बीजेपी का फोकस, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो हर वक्त इलेक्शन मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है। अभी से ही देखिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, रोड शोज भी हमने देखे, बैठकें भी हो रही हैं। इससे साफ है कि किस तरह से चुनावी मोड में बीजेपी अभी से नजर आ रही है। अभी तो 2023 की शुरुआत है करिश्मा। 2023 में जो 9 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव है, जो 2024 के चुनाव हैं, ये तमाम चुनावों को लेकर बीजेपी किस तरह से संगठन की मजबूती में पूरी जान झोंके हुए है। और तमाम उन राज्यों में जहां कमल खिलाने की कोशिश है, वहीं जो राज्य की जो सीटें हैं जिनको नहीं जीत पाए थे, उनसे लेकर भी ये खास जो है वो मंत्रणा आज की गई है। तो देखिए काफी अहम बैठक, जैसा कि अमृता आप भी जिक्र कर रही थी, दिल्ली में ये बैठक हुई जिसमें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मुद्दे लगातार हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने जो शक्ति प्रदर्शन किया वो भी दर्शकों को, वो भी तस्वीरें हम दिखाएंगे, क्योंकि एक ताकत झोंकी गई है। प्रधानमंत्री मोदी कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने से पहले दिल्ली की सड़क पर रोड शो करते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, और अपने विरोधियों को ताकत दिखाने की कोशिश आज भाजपा की तरफ से बखूबी की गई है। विपक्ष को साफ संदेश दिया गया कि आने वाले समय में बीजेपी जमीन पर अपने विरोधियों को शक्ति से जवाब देगी। बीजेपी आने वाले 9 राज्यों में होने वाले इन चुनावों के साथ साथ 2024 की तैयारी में भी जुट चुकी है। और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं करिश्मा। और एक बड़ा मैसेज हम अमृता, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पीएम का रोड शो हमने गुजरात में भी देखा था जो कि काफी ज्यादा भव्य रहा था, और एक बार फिर से दिल्ली में प्रधानमंत्री का ये रोड शो। तो बीजेपी 2024 की तैयारी में अभी से अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। तो सवाल ये है 2024 की तैयारी कौन किस पर भारी? बीजेपी का मंथन, विपक्षी दलों में आखिर क्यों टेंशन? और सवाल तो यह भी है कि मोदी के सामने विपक्ष आखिर कितना मजबूत है, क्योंकि दावा बार बार ये किया जाता है कि मोदी से बड़ा और मजबूत चेहरा कोई है ही नहीं। इसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी
कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। और इस बैठक में देखिए बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों के नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया, जिनके साथ साथ जमीनी स्थिति का भी आकलन किया गया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। बिल्कुल, इस मौके पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम भूमिका और लीड करते हुए नजर आए, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नजर आए हैं। 12 राज्यों के करिश्मा, बड़ी अहम बात है। और केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान अमृता मौजूद थे। 35 केंद्रीय मंत्री जो कि यहाँ पे पहुंचे, से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बैठक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 350 सदस्यों की मौजूदगी में ये बैठक हुई। आखिर कब तक ये बैठक चलेगी? 17 जनवरी 2 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम, जिसमें इसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ होना है। बिल्कुल, तो बेहद अहम ये मीटिंग हुई है। और आज की ये जो पूरा एकत्र यहाँ पर भाजपा का पूरा संगठन हुआ है, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि एकजुटता पार्टी की कितनी है। और यही एकजुटता विपक्ष की कमजोरी है, क्योंकि एकजुटता विपक्ष में नजर नहीं आती। और यही एक बड़ा मजबूती का कारण है बीजेपी की, क्योंकि एक बुलावे पर इस तरह से ये पूरा हुजूम यहां पर उमड़ा है और एक बड़ा यहां पर ये स्वरूप देखने को मिला। पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है और लगातार इस पूरे इवेंट को कवर कर रही हैं। तो पूजा, किस तरह की तस्वीर आपने आज देखी और जिस तरह से अभी से 2023 अभी शुरुआत है, 2023 के चुनाव, 2024 के चुनाव, हर चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति अभी से तैयार होनी शुरू हो चुकी है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां पर विपक्ष को भी और देश को भी कि हम तैयार हैं। देखिए, बिल्कुल 2024 के चुनाव से पहले 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर भी रणनीति पर मंथन हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति की यह बैठक 2 दिन चलेगी, एक आज और एक कल। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी जानदार रहा। और बड़ी बात यह है कि देखिए 2024 के चुनाव से पहले 2023 में उन 90 लोकसभा सीटों पर सीधे तौर पर नजर है जो इन 9 राज्यों से जुड़े हुए हैं। बड़ी बात यह भी है कि देखिए, जैसा आपने भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी की जब बात की जाती है तो यही भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है। चुनाव से पहले चुनाव की तैयारी, चुनाव खत्म होता नहीं कि चुनाव की तैयारी फिर से शुरू हो जाती है। और बड़ी बात यह है कि जहां तक बात किसी भी बैठक की होती है तो हमेशा से हम देखते हैं कि ये बैठकें सुर्खियों में छाई रहती हैं। आज भी जब बात करते हैं तो आप उन तमाम नेताओं की जब बयानबाजी को सुनते हैं तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम बूथ पर काम कर रहे हैं। हिमाचल के चुनाव का जिक्र हुआ और कहा कि हिमाचल में जिस तरीके से हमने 1 लाख से ज्यादा बूथ पर अपनी पकड़ बनाई है, ये हमारी बड़ी अचीवमेंट रही। हालांकि हिमाचल में चुनाव भले ही हार गए हो, लेकिन ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जहां पर हम हार भी गए हैं वहां पर भी हमारा बूथ मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त है और आने वाले दिनों में भी हम इसी बूथ मैनेजमेंट पर काम करने वाले हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी भी है कि बूथ मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, हर एक शख्स तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। और मुझे वो भी दौर याद है जब प्रधानमंत्री ने गुजरात चुनाव में बम्पर जीत हासिल की, तो उस दौरान अमृता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ये हर एक कार्यकर्ता की मेहनत की वजह से ये जीत हासिल हुई है। और यही वजह है कि ये जो बैठक है इसको उस तरीके से भी देखा जा सकता है कि उस कार्यकर्ताओं का, हर एक कार्यकर्ताओं का ये बैठक कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करेगी। बिल्कुल, देखिए पूजा ने जानकारी दी, पूजा का शुक्रिया। और बिहार महागठबंधन की अब बात करते हैं, जिसमें और बड़ी दरार, अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लेकर तकरार और बढ़ गई है, दरार और बढ़ गई है। चंद्रशेखर ने दरअसल पेपर की तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा था शिक्षा बिहार, तेजस्वी बिहार का नारा दिया। अब रामचरितमानस वाले बयान पर भी ये विवाद काफी ज्यादा गहराता जा रहा है। आरजेडी और जेडीयू गठबंधन को लेकर अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि तकरार चल रही है, अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है। इससे पहले आपको बता दें कि जो बिहार के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का
बचाव भी किया और क्या कुछ कहा बचाव के दौरान सुनिए। पहले ये लोग बात करते थे कि नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाना है। मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है और देश जो है संविधान से चलता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको सिखाया है कि विवेक और धैर्य भी मजबूती है। तो गठबंधन में आखिर क्यों खींचतान है, ये भी जरा हम अपने दर्शकों को अमृता समझा देते हैं कि आरजेडी और जेडीयू में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, जेडीयू ने शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। अब शिक्षा मंत्री के बयान पर तेजस्वी फैसला ले, जेडीयू का ये कहना है। तेजस्वी यादव ने शिक्षा के बयान का बचाव किया है। बिल्कुल, संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है, तेजस्वी यादव का कहना है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नया नारा दे दिया है, शिक्षा बिहार तेजस्वी बिहार, ये नारा दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर बयान दिया था, उस बयान के चलते लगातार शिक्षा मंत्री विवादों में बने हुए हैं। रामचरितमानस एक नफतर बढ़ाने वाला ग्रंथ है और शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर चारों ओर से अब उन्हें निंदा का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है रामचरितमानस, ये दरअसल बयान दिया गया था और उसके बाद जो है पब्लिक के भी तौर से ये प्रतिक्रिया सामने आई कि क्या ये हिंदू विरोधी मानसिकता जो यहाँ पे दर्शा रहे हैं, तो क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कई ऐसे सवाल थे। हालांकि अब देखिए, गठबंधन में ही दरार आ गई है। तो बिल्कुल, अब बात जोशीमठ की कर लेते हैं। जोशीमठ संकट पर सुप्रीम सुनवाई से इनकार हो चुका है। आपको बता दें, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई थी, लेकिन यह मांग खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट जाने को कहा है। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया। हाईकोर्ट में जोशीमठ संकट की अब सुनवाई हो रही है। याचिका में ये पुनर्वास की मांग भी की गई याचिकाकर्ता की तरफ से और संपत्ति का बीमा कराने की भी मांग इसमें शामिल। जोशीमठ संकट से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले को देखे, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। अब सवाल ये है कि क्या हाईकोर्ट में समाधान निकलेगा। जोशीमठ संकट जो कि काफी ज्यादा गहराता जा रहा है, प्रशासन पर भी कई सवाल उठे हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि याचिकाकर्ता ने कई दलीलें भी पेश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट में ही जाएगा और हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले को सुलझाएगा। बिल्कुल, देखिए, सवाल लगातार हाईकोर्ट पर अब ये उठ रहे हैं कि क्या समाधान वहां से निकल सकेगा, क्या हाईकोर्ट उन तमाम लोगों के साथ जस्टिस कर पाएगा। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर दायर याचिका को खारिज तो कर दिया और याचिकाकर्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपनी बात रखने के लिए नसीहत भी दे दी, लेकिन कई सुनवाई भी हुई। और सुनवाई में क्या कुछ हुआ, अमृता। बिल्कुल, सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हाई कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पहले हाई कोर्ट सुनवाई करे, उसके बाद इस पूरे मामले पर आगे क्या होगा ये देखना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर दायर याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपनी बात रखने की नसीहत दी। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट मामले को सुन रहा है। धंसता जोशीमठ, बढ़ता संकट, हर दिन बढ़ती दरार, जोशीमठ में हाहाकार, टूटते मकान, क्या मिट जाएगा नामो निशान। सुप्रीम सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट से होगा समाधान। जोशीमठ के दर्द का समाधान मांगने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां नहीं, अपनी धरा की सुनवाई के लिए नैनीताल हाईकोर्ट के दरबार में जाइए। जोशीमठ में धंसती जमीन और फटते मकानों के बीच रहने वालों का दर्द बढ़ रहा है। अपने अरमानों के मकानों को देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है, क्योंकि इन मकानों पर चलते बुलडोजर को देखकर लोगों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। जीवन भर की कमाई का यह हश्र होगा, किसने सोचा होगा, लेकिन सच तो यही है।
द होटल मलारिन की, जिसको तोड़ने की कार्रवाई पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। आपको ऊपर टॉप फ्लोर पर नजर आएंगे मजदूर और यहाँ पर टीम भी पूरी तरह से तैनात है। ऊपर से छत पूरी तरह से निकाल दी गई है और धीरे धीरे एक एक करके अब फ्लोर को तोड़ा जा रहा है, एक एक चीज को यहाँ पर निकाला जा रहा है ड्रिल मशीन के जरिए। उसके बाद आपको ये भी नजर आएगा कि ऊपर से मलबा यहाँ नीचे की ओर फेंका जा रहा है और नीचे आपको सड़क के साथ नजर आएगा वो मलबा दोनों की दोनों बिल्डिंग्स का फेंका जा रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको उस वाली तरफ को दिखाएंगे कि अब देखिए द होटल मलारिन के साथ साथ दो माउंट व्यू को जिस तरह से तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर सामने आपको दो और होटल्स नजर आएंगे। अब इन दोनों के दोनों होटल्स में भी इसी तरह की दरार आई है। ये आपको सामने एक होटल नजर आ रहा होगा जिसकी खिड़कियां फिलहाल निकाल दी गई है। इन टूटते मकानों के बीच रहने वाले लोग सड़क पर आकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आपदा के इस अवसर पर मदद करो सरकार ने मदद का भरोसा भले ही दिलाया हो, लेकिन सरकारी मदद से नाखुश लोग हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुनर्वास को लेकर आपने जो भी अपनी मांगे रखी हैं वो याचिका हम हाईकोर्ट तक पहुंचाएंगे। जोशीमठ को लेकर भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सुनवाई होगी। जोशीमठ भूत धसाव के कारण एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। जोशीमठ में जमीन धीरे धीरे नीचे धंसती जा रही है। मकानों, सड़कों और खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। अब तक जोशीमठ से सैकड़ों परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जोशीमठ संकट की सुनवाई अब हाई कोर्ट में होगी, लेकिन उससे पहले सरकार ने जोशीमठ प्रभावित लोगों की मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल वही है कि जोशीमठ की जमीन पर पड़ती दरारें, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और इस संकट के बीच सरकार जोशीमठ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, सरकार की मदद कितनी असरदार है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मकान मालिकों को 5,000 रुपए प्रति महीना और भोजन के लिए रोजाना 450 रुपए प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। विस्थापित मालिकों को भी देखिए 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। पीड़ित परिवारों को भी 950 रुपए रोजाना दिए जा रहे हैं और राहत कैंप में भी पर्याप्त भोजन की व्यवस्था भी है। खाना नहीं खाने वाले को 450 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने भोजन की व्यवस्था खुद कर सके। तो ये तमाम मदद जो है वो पहुंचाई तो जा रही है, लेकिन वो लोग जिनके आशियाने छिन चुके हैं, वो लोग जो बेघर हो चुके हैं, वो लोग जिनके सर पर छत नहीं है, क्या उन लोगों के लिए ये मदद काफी है? तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए जोशीमठ में जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे संकट लोगों के लिए मुहाने तक आता जा रहा है। जो दरारें कुछ दिन पहले तक कम थी, वो दरारें अब और चौड़ी होती जा रही है। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन, दूसरी तरफ दरारें जो हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं। तो मकानों में पड़ती हुई दरार और बड़ी हो रही है। मकानों पर जिन पर संकट नहीं था, अब वो भी संकट के घेरे में हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें 2 होटल और झुक गए हैं क्योंकि इनकी नींव हिल चुकी है। ऐसे में इन होटल्स को खाली कराया जा रहा है, खाली कराया भी गया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, होटल डेंजर जोन में आ चुका था, उसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल। और तीसरी तस्वीर जहां पे लोगों के घरों में दरारें पड़ती जा रही हैं, जो और अब बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा खौफजदा होते जा रहे हैं क्योंकि सवाल लोगों के आशियाने बिखरने का है। तो वहीं सड़कों पर भी अब दरार आने जाने वाले लोगों को डरा रही है। ऐसे में जोशीमठ पर संकट लगातार बरकरार है। तो जोशीमठ में संकट बढ़ता जा रहा है। लोगों को अपने घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल, अब तक सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो अपने सपनों के घरों को छोड़ने के लिए मजबूर यहां पर दिखाई दिए। लेकिन इसी बीच जो अपडेट सामने आ रहा है वो आपको बता देते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में जो घरों में दरार आई है, असुरक्षित जो घर हैं वो 826 बताए जा रहे हैं। घरों में दरारें 826, असुरक्षित घर जो हैं वो 165, असुरक्षित वार्ड जो हैं वो 4, रिलीफ सेंटर में परिवार जिनको वहां पे शिफ्ट किया गया है वो करीबन 233 ऐसे परिवार है जिनको रिलीफ सेंटर में शिफ्ट किया गया है। ये अब तक आपको बता दें जोशीमठ संकट से जुड़ा हुआ अपडेट है। तो वैसे तो जोशीमठ के संकट को देखते हुए धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई, बड़े फैसले लिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। सरकार ने नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक के लिए जोशीमठ के प्रभावित परिवारों और लोगों के बिजली पानी के बिल माफ करने को लेकर फैसला किया है। जोशीमठ के आपदा प्रभावित लोगों के बैंक कर्ज की वसूली को 1 साल तक बढ़ा दिया गया है और जोशीमठ की आपदा पर फैसला लेने का अधिकार सीएम को दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए हर दिन जो दरारें पड़ती जा रही हैं
लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। अब आपको इससे जुड़ी अपडेट दे रहे हैं कि अब तक आखिर जोशीमठ में क्या कुछ का हुआ है, उसको विस्तार से बताते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में इनकार कर दिया और ये कहा कि ये पूरा मामला तो हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट ही इस पूरे मामले को देखेगा। आप जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि धामी कैबिनेट के फैसले आखिर क्या कुछ रहे। 6 महीने तक बिजली पानी के लिए बिल माफ करेंगे, ये उन्होंने कहा। बैंक के कर्ज की वसूली 1 साल तक नहीं होगी। बिल्कुल, ऐसे कई और फैसले किए गए हैं और इसी के साथ फैसले का अधिकार जो है वो सीएम को दिया गया है, यानी एक का अधिकार, ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये बड़ी आपदा है। लोग अभी इस वक्त त्रस्त हैं, परेशान हैं और किसी एक चेहरे को अब आगे रखकर उसी को भरोसेमंद एक शख्सियत के रूप में सामने रखा गया है, ताकि एक ही चेहरे की जिम्मेदारी हो, एक ही चेहरे के फैसले हो, ताकि आने वाले समय में कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन का गुंजाइश ही न रहे। तो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में अलर्ट है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बताने जा रहे हैं। आतंकी हमले को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है और करिश्मा, दिल्ली से पंजाब तक यह अलर्ट है। बिल्कुल, कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। आतंकी हमले को लेकर यह अलर्ट जारी हुआ है। आईएसआई दाऊद गैंग के साथ मिलकर प्लान बना रहा है। खुफिया एजेंसियों के हवाले ये बड़ा अपडेट। देश के बड़े शहरों में आतंकी हमले होने का अलर्ट है और उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। आईएसआई दाऊद गैंग के साथ ये पूरा मामला जुड़ता जा रहा है और आपको बता दें कि देश के बड़े शहरों में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट है। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और हाल ही में खुफिया एजेंसियों को राम मंदिर पर हमले को लेकर भी एक पोस्ट मिली थी करिश्मा। बिल्कुल, और इस पोस्ट के बाद आपको बता दें अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां बड़े शहरों को लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पे है। तो वहीं दिल्ली के अलावा पंजाब भी आतंकियों के निशाने पर है और यहाँ पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां क्योंकि अलर्ट पर हैं, तो फिलहाल उम्मीद यही है कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी। अलर्ट क्यों किया गया है ये भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि अयोध्या में आईईडी हमले की आशंका है। 26 जनवरी तक दिल्ली में भी हमले का अलर्ट है। बिल्कुल, इसके साथ साथ देखिए दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी आतंकियों के निशाने पर है पंजाब भी। और G20 समिट पर साइबर अटैक की खबर भी मिली। इनपुट के मुताबिक आईएसआई ने इन हमलों को अंजाम देने के लिए दाऊद गैंग के सदस्यों से मदद ली है। बिल्कुल, एजेंसियों ने देश के बड़े शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है और इसी को लेकर मुस्तैदी लगातार देखी जा रही है, ताकि 26 जनवरी से पहले तक और 26 जनवरी के दिन कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसका ख्याल रखते हुए तमाम जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, आतंकी हमले की साजिश का खुलासा होने के बाद देखिए सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो तमाम मोर्चे पर जुट गई हैं, क्योंकि आतंकियों ने अपने पोस्ट में ये लिखा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद अयोध्या के राम मंदिर पर हमले का प्लान बना रहा है। बिल्कुल, जानकारी तो ये भी है कि आतंकी नेपाल के रास्ते से भारत में घुसपैठ करके इस हमले का प्लान बना रहे हैं, इसे एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रहे हैं। और लगातार आपको बता दें जो बड़ी खबर मिल रही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी वारदात को तैयारी। दिल्ली के भलसवा से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया था, क्योंकि जिस तरह से भलसवा में हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो हैरान करने वाला है। क्योंकि आतंकियों ने इस हत्याकांड को अपने आकाओं को डेमो दिखाने के लिए किया था और जो कि सोची समझी साजिश मानी जा रही थी। जहांगीरपुरी में अंजाम इस पूरी घटना को दिया गया। वारदात का खुलासा देखिए तब हुआ जब पुलिस 2 आरोपी नौशाद और जगजीत सिंह को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। और भलसवा नाले से 3 टुकड़ों में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद पूरा हफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। शव को 3 टुकड़ों में काटा गया, गला रेतते हुए वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को अपने आकाओं को भेजा गया ताकि वाहवाही लूटी जा सके। स्थानीय लोगों ने पूछताछ में यह भी बताया है कि आरोपी फ्रिज लेकर जाते हुए दिखा था, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी फ्रिज में डेड बॉडी को रखा गया, इसी फ्रिज का इस्तेमाल किया गया और इसी फ्रिज के जरिए नाले तक उस डेड बॉडी को ये आतंकी लेकर गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर हलचल तेज है, पुलिस जांच लगातार तेज है और भलसवा हत्याकांड में किस तरह से आतंकी कनेक्शन सामने आया है ये भी लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर दिन ब दिन होता जा रहा है। अब आतंकी कांड है, इसमें आतंकी एंगल है, तो करिश्मा अब आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि कोई और भी बड़ी ऐसी साजिश हो, कोई स्लीपर सेल्स हो, इस तरह के तमाम लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं और इस तरह से अपने आकाओं को साधने में जुटे रहते हैं। दरअसल देखिए इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब 12 जनवरी को 2 खालिस्तानी समर्थक आतंकी पकड़े गए, नौशाद और जगजीत सिंह। ये नाम के आतंकी हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। उन आतंकियों ने पहले भलसवा डायरी के पास
किराए के मकान लिए जहां वो रहते थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दोनों को गिरफ्तार किया क्योंकि 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। बिल्कुल, तो ये कोशिश थी इनकी, जिन कोशिशों को फिलहाल नाकाम कर दिया गया है। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि जहांगीरपुरी में एक पर्टिकुलर जगह पर ये दो लोग रह रहे हैं और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इनकी अरेस्ट से इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड जो कि मिलिट्री ग्रेड हैंड ग्रेनेड्स हैं, 3 पिस्टल्स और कार्ट्रिजेस मिले हैं। तो इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के घर पर छापा मारा क्योंकि दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को कई ऐसे सुराग भी मिले। इनके आधार पर देखिए दिल्ली पुलिस ने कई ठिकानों पर छापा मारा। उन ठिकानों में से एक ठिकाना आतंकियों का घर भी था, जहां से पुलिस को कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं। दिल्ली पुलिस को 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले, 3 पिस्तल मिले, 22 कारतूस के साथ खून के निशान भी मिले थे। तो ये बरामदगी इस पूरे मामले में इस शक को और पक्का करती जा रही है और अब आने वाले समय में किस तरह से इस आतंकी कनेक्शन का भांडा फोड़ होगा, ये भी देखना रहेगा। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंचती है और किस तरह से और इनके साथी जो है वो काबू में आते हैं, ये भी देखना रहेगा।